नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल स्टडी विद लोहिया सर। मित्रों, मैं आज आपके सामने जो रीट 2015 में वैकेंसी आई थी और 2016 में जिनका एग्ज़ाम हुआ था, उस रीट में सेलेक्टेड सर को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और इन्होंने तैयारी कैसे की, किन कंडीशन, किन परिस्थितियों से ये गुजरे और कितना ड्यूरेशन रहा और किन किन विषय वस्तु को उन्होंने बेस बनाए, इन तमाम आपके जहन में उठने वाले क्वेश्चनों को सेटिस्फाई करने का हम प्रयास करें। तो सर, पहले आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। नमस्कार, आपने हमें इंट्रोडक्शन का मौका दिया, इंटरव्यू का मौका दिया, इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। मैं पप्पाराम त्रिशिंगड़ी सोडा और अभी वर्तमान में चिमौनिया की ढाणी मैं पोस्टेड हूँ 3rd ग्रेड लेवल 1 के अंदर। तो सर, जैसे कि आपने बताया त्रिशिंगड़ी से आप बिलोंग करते हैं और 3rd ग्रेड लगे हुए चिमौनिया की ढाणी अपने चिमौनिया की ढाणी कुंपलिया, अभी नई ग्राम पंचायत बन गई है, कुंपलिया वार्ड में है ना जी सर। तो ये आप बेसिकली आपको बताया कि भाई ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है सर। तो आपने जो 2016 में जो वैकेंसी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप सिलेक्ट हुए जी जी। आपने कितने नंबर गेन किए थे? 150 के अंदर से 119, यानी कि आपने 119 नंबर जी बताइए। 119 नंबर 150 में से 150 में जी 119 जी नंबर जी सर जी, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो सर, ये जो आपने यात्रा स्टार्ट की है, इसमें आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लिया था? जी सर। नहीं लिया, यानी कि आपने सेल्फ स्टडी की? टोटल सेल्फ स्टडी, कोई गाइडेंस वगैरह कुछ नहीं? कोई गाइडेंस नहीं। बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। और इस दरमियान आपने घर पर रहकर ही तैयारी की या फिर? नहीं, मैं जोधपुर के अंदर ही रहता था जी। और आपने मतलब पहले से जोधपुर ही रह रहे थे ना? जी, बहुत बढ़िया। और इसके बाद में अगर हम देखें तो आपने ये एक डेडिकेशन के साथ में बढ़िया व्यवस्थित तैयारी, यूँ बोलो कि भाई आपने एक रीड को बेस मानते हुए एक कॉन्सेंट्रेट तैयारी है, वो कितने महीने की समथिंग? सर, इसका तो अब क्या बताए। सबसे पहला तो ये है जी कि डाइट के अंदर जब कोई भी बंदा सेलेक्ट होता है, अच्छा डाइट के अंदर, डाइट से है, डाइट जोधपुर से, वेरी गुड, डाइट जोधपुर से आपने BSTC की, तो वो बंदा रेगुलर कॉलेज जाता है, बिल्कुल, और वहाँ क्लासें भी रेगुलर होती है जी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये होता है कि मतलब वो सब कुछ, वो साइको है जी, पर्यावरण है और जीके है और अपन टीचिंग लाइन के अंदर क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। प्लस वहाँ एनी टाइम वो ट्रेनिंगें चलती रहती है। तो ट्रेनिंगें जो 3rd ग्रेड टीचर होते थे उनकी वहाँ ट्रेनिंगें होती थी, तो हम भी वहाँ पीछे जाकर बैठ जाते थे कि देखते भी टीचर जो बने हुए हैं, तो हम तो लगने थे, हम तो ट्रेनिंग कर रहे थे और वो टीचर बने हुए थे, वो हम पीछे जाके बैठते, भाई उनको क्या सिखाया जा रहा है, क्या नहीं सिखाया जा रहा है। तो हमें मतलब प्री प्लान वहीं से तैयार हो गया था जी। एक्चुअली जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई जब इन्होंने डाइट बोला तभी मुझे पता चल गया कि डाइट एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है, हर जिले में समथिंग एक होता है ना? जी और वहाँ पर सबसे बड़ी जो रहती है वो रहता है डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन बिल्कुल होता है जी सर, डेली रेगुलर जाना होता है, ऐसा सुनने में आया एक्चुअली क्या कि BSTC मैंने भी की है, उदयपुर में LMTT से, लोकमान्य तिलक जो डब्बॉक है वहाँ से, बट डिसिप्लिन नाम की वहाँ पर चीज़ बहुत अच्छी थी। बट तुलनात्मक रूप से अगर हम डाइट की बात करें तो मेरे फ्रेंड ऐसे मुझे बताते थे कि डाइट का जो डिसिप्लिन बात करें, वहाँ का जो यूँ कह दो कि पढ़ाने का मतलब बोला शेड्यूल वगैरह बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है जी सर, ठीक है। तो इन्होंने डाइट से किया है, तो बेशक इनका डिसिप्लिन के दो या फिर इनकी वहाँ स्टडी वगैरह अच्छी थी। अब चूंकि आप जानते हैं कि भाई रीट के अंतर्गत मोस्ट ऑफ आता वही है जो आपने 2 साल तक क्या एक्सपीरियंस किया है जी सर, अपने जो बच्चों को जो पढ़ाया भी है और उस जो फेज से हम निकल कर आते हैं वही रीट के अंदर मैक्सिमम है, उनका पोर्शन रहता है। तो इन्होंने आपके जैसे बताया कि साइकोलॉजी वगैरह है, इसके अलावा पर्यावरण वगैरह है, मतलब मोस्ट ऑफ है वो आपका टीचिंग मेथड अगर मैं बात वहाँ मतलब लगभग सब तैयार हो जाता है, मोस्ट ऑफ जो अराउंड 40 से 50% तक रहता है पोर्शन टीचिंग मेथड का रीट है या यूँ तो टीचिंग वैकेंसी के अंतर्गत। और स्पेशली रीट में तो रहते ही 40 से 45% टीचिंग मेथड पर बेस्ट है, तो वो तो मोस्ट ऑफ इनका कवर हो गया आपका वहाँ पर। और डाइट के अंदर अच्छा तैयारी वगैरह हुई है। अब सर ये मैं आपको पूछ रहा हूँ कि
आपने इसके लिए जो विषय वस्तु है वो कौन कौन सा जो आपने कॉलेजिंग के जो कॉलेज है वो उसके अलावा जो आपने रूम पर रह करके जो सेल्फ स्टडी की है आफ्टर कॉलेजिंग के बाद में, उस दरमियान आपने किन किन विषय वस्तु को आपने बेस बनाया और कैसे उनको आपने हैंडल किया, कैसे तैयारी की, वो बताइए ऑडियंस को। अब सबसे पहले तो वैकेंसी आई तो दिन दिए हमने 97 आपके पास में दिन टाइम थी ये 97 दिन जी बिल्कुल। उनसे पहले मैंने एक 2015 के अंदर एक सीटेट एग्ज़ाम दिया था। सीटेट 2000 तो सीटेट के अंदर ही तय हो गया था, अगर सीटेट क्लियर है जी तो राजस्थान रीट क्लियर है, अगर सीटेट क्लियर नहीं तो वो भी कोई क्लियर नहीं। जी जी। तो उसको मैंने बेस बनाया। तो पहले तो एग्ज़ाम दिया, कोई तैयारी नहीं थी, वैसे भी तैयारी थी नहीं, रेगुलर कॉलेज जाते थे, रेगुलर आते थे। जी। तो उसी दरमियान वो सीटेट एग्ज़ाम दिया। जी। सीटेट के अंदर मेरे नंबर आए 97 यानी कि मतलब क्लियर हो गई 90 के अंदर क्लियर होती है और 97 नंबर आए मेरे। ठीक है। तो मेरा मतलब पूरा दृढ़ विश्वास हो गया, कॉन्फिडेंस अब तो कोई नहीं रोक सकता रीट के अंदर। तो फिर ये वैकेंसी आ गई तो 97 डेज मिले मुझे। उसके अंदर तो सबसे पहले तो किताब है जी। तो किताब सब लोग कहते हैं कोई लाओ, ये लाओ, ये लाओ, तो मुझे लगा कि सब लोग कह रहे हैं तो अपन लक्ष्य लेके आते हैं जी। वहाँ गए, बिल्कुल लक्ष्य किताब लेके आए जी। और उनको भी मैंने एक बार नहीं 3, 4, 5 बार पढ़ा। एक किताब को, एक किताब को समथिंग 4 से 5 बार पढ़ा मैंने। लक्ष्य किताब, लक्ष्य 97 दिन के अंदर जी, यानी पब्लिकेशन के अंतर्गत हाँ लक्ष्य जी। और प्लस ये पहली से लगाकर 10वीं तक तो थी जी। पूरी की पूरी किताबें, पूरी एक इंग्लिश किताब छोड़ करके, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट था नहीं, संस्कृत था जी। तो संस्कृत ली थी ना? हाँ संस्कृत। तो मतलब ये मैंने पूरा का पूरा पहली से 10वीं तक, और 11वीं 12वीं के अंदर वो जो जीके आता है थोड़ा बहुत वो देखा, ये तैयारी की। ये बात हुई। यानी कि इनकी जब हम बात करें कंटेंट को लेकर के विषय वस्तु के बारे में, ये बता रहे हैं कि आपने ये 10वीं 12वीं तक की किताबें देखी। जी जी सर। और मोस्टली 10वीं तक, इसमें आपने इंग्लिश को, क्योंकि वो आपके मेरा सब्जेक्ट था नहीं, जी जी सर। जी सर, तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि आपने मनोविज्ञान वगैरह इनको पूरा का पूरा पहला जो प्राइमरी बेस बनाया वो आपने लक्ष्य किताब को लक्ष्य कुछ मान लिया जी कुल मिलाकर के, और बिल्कुल अच्छी है और किताब भी अच्छी है, लक्ष्य किताब चलती है, बिल्कुल मैं भी इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ। बट इसके अलावा आपने कोई अल्टरनेटिव बुक नहीं रखी? एक किताब जैसे मनोविज्ञान थी पीडी पाठक की, लेकिन वो तो पहले पढ़ी, फिर 97 डेज थे तो किताब भी इतनी बड़ी है वो पीडी पाठक। हाँ। अब उसको पढ़े तो कैसे पढ़े, बड़ी वाली वो वाली, अभी तो रीट की पर्सनल आती है, रीट की पहले ये 80 वो मतलब साथ में ही थी पूरी वो वाली पूरी साथ में थी, क्योंकि रीट पहली बार आई थी, पहले तो टेट होती थी और टेट के अंदर इतना कुछ था नहीं के, बिल्कुल इजी लेवल का था। जैसे वो मतलब पहली बार रीट हुई थोड़ा लेवल बढ़ा, और वो लोग कहते हैं 2018 का तो एग्जाम मैंने दिया नहीं, लेकिन कहते हैं कि लेवल उनसे भी ज़्यादा था। जी जी। हाँ, ये बात तो, सर। और अभी कंपटीशन को अगर हम ध्यान में रखें तो लेवल तो अपग्रेड होना। हाँ लेवल देखो सर, हर एग्जाम होता है तो अब घिसे पिटे सवाल तो वापिस आने नहीं है, सही बात है। अब घुमा फिरा के देगा, लेकिन सवाल की लैंग्वेज चेंज कर देगा वो, और अपन मात कहाँ खाते हैं लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि पढ़ लेते हैं सवाल पूरा पढ़ते नहीं है, सही बात है, और सीधा उत्तर दे देते, ये तो मुझे आता है कि यही तो सबसे बड़ी समस्या है। और फिर वो पेपर देने के बाद बाहर आकर देखते हैं जी, तो देखते हैं तो वो तो अरे यार ये तो मैंने रॉन्ग कर दिया सर। मोस्टली सबके साथ, मेरे साथ में ऐसा कई बार हो रखा है कि अपन यूँ सोचते हैं कि है ये, और ये है कि इस तरह से ज्यादातर 2 क्वेश्चन को लेकर कंट्रोवर्सी होती है कि ये है कि ये है, और आफ्टर ऑल अपन गलत कर लेते हैं। ज्यादातर साइंस में ऐसा ही होता है, बहुत रेयर केस में होता है कि अपन 2 क्वेश्चन के बीच में अपने कंट्रोवर्सी हो रही है और उनमें से एक सही हो रहा है, बहुत ही कम केस में ऐसा, ज्यादातर तो गलत हो जाता है। खैर बिल्कुल सही बात बताई सर आपने। अब इनमें आपने मनोविज्ञान के अंदर आपने पीडी पाठक को एक थोड़ा सा बेस लिया था, बनाया था, बट ज्यादा है इनको कोई वो वाली नहीं, लक्ष्य ही देखा मैंने तो, मोस्टली लक्ष्य ही देखा। ठीक है सर। बाकी पर्यावरण है, मैथ की, मैथ तो मेरा सब्जेक्ट साइंस मैथ था जी, और अभी मैंने मैथमेटिक्स से बीए की है, तो मैथ तो मेरा कवर ही था वैसे भी जी, लेकिन कवर होने के बावजूद भी मेरे मैथ के अंदर 23 नंबर ही आए, सिर्फ 23 नंबर है, क्योंकि वहाँ दिमाग, क्योंकि वहाँ 1-2 क्वेश्चन गलत होते ही दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, यही सबसे बड़ी चीज, और क्योंकि वहाँ धैर्य रखना जरूरी है, सबसे बड़ी बात ये बात है सर। तो मैथ के लिए आपने अलग से, जैसे कभी मतूरी आया पाया से? नहीं सर, कुछ नहीं, कोई किताब नहीं देखी जी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो इसमें आपने पर्यावरण वगैरह हिंदी के लिए तो कोई किताब?
हिंदी सर मैं आदर्श स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ जी। वो आदर्श के अंदर हिंदी और संस्कृत वहाँ सबसे मेन बेस्ट वही होता है। मैंने नवीन आदर्श माध्यमिक विद्यालय वहाँ राम चौक जोधपुर से की है वहाँ। तो मतलब हिंदी और संस्कृत तो वहाँ मेन वही होता है। तो वहाँ रीड के अंदर मुझे बिल्कुल इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी इसमें, दोनों सब्जेक्ट लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि मेरे पूरे एक बार सिर्फ देखना था और सिर्फ इसके अंदर वो टीचिंग मेथड आता है वही देखना था। बाकी जो ग्रामर थी व्याकरण वो पूरी मेरी तैयार थी। वो आज भी मुझे हिंदी तो संस्कृत तो काम ही नहीं पड़ता है, लेकिन हिंदी आज भी मुझे पूरी की पूरी याद है। जो मैं वो रीड एग्जाम दिया था जब 5 साल हो गए मुझे। यानी कि आप इन दो लैंग्वेज को लेकर के कोई डर था नहीं, हिंदी और संस्कृत के अंदर। बाकी आपने मोस्टली जो बेस बनाया वो लक्ष्य को बनाया है। अब सर इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो टाइमिंग को कैसे है स्लॉट किया? जैसे कि आपने बताया कि 77 दिन है आपने मेन है 97 दिन है वो आपने रीड को डेडिकेटेड जो आपके लिए तैयारी के थे। इसमें आपने ऐसा कुछ शेड्यूल बनाया है, जैसे कोई बनाते हैं 10 घंटा 12 घंटा 7-8 जो भी है अपनी श्रद्धा के हिसाब से, आपने इसको कैसे डिवाइडेड किया कि भाई कितने दिन में सब्जेक्ट पढ़े, क्या कुछ है ये बताइए आप ही मेरे को। अब सर कहीं भी जाते हैं, कहीं भी तैयारी जी, एक बनाते हैं अपना क्राइटेरिया बनाते हैं भाई कि भाई कौन कौन बंदा इस फील्ड के अंदर तैयारी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सब पार्टी तो होते ही है, सब जगह। तो 2-3 मित्र थे मेरे, मदन पवार नेवरी, वो भी लगे हुए हैं टीचर 3rd ग्रेड लेवल 1 आपके साथ में लगे थे? हाँ नहीं मतलब 18 वाली, और एक कन्वेश कटारिया तिवरी वो मेरे साथ में लगे 2016 की वैकेंसी में। तो मतलब ये 2-3 बंदे थे। तो अब होड़ तो होती है, ये ज़्यादा नंबर ले गया, ये नंबर ले गया, अब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हाँ ये बात। तो मतलब इसी जदोजहद के अंदर साथ में तो हम नहीं रहते थे, मैं अकेला रहता था जी। लेकिन वो प्रभाव वो मतलब जस्ट पास में ही रूम था, 1-2 गली छोड़ कर मैं जोधपुर के अंदर। तो मतलब डेली शाम को मिलते ही रहते थे और कि भाई पूछते हाँ वार्तालाप होती कि भाई आपने कितना तैयार किया, आपने कितना तैयार किया। सबसे बड़ी बात है। तो जैसे सर ने बताया भाई कंपनी है ना अपनी संगति, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इनके जैसे कि ना 2-3 बंदों का नाम बताया और दोनों है 3-4 जो भी इनके साथी थे वो 18 वाली वैकेंसी तक सब सिलेक्ट हो गए, यानी कि कुल मिलाकर के सकारात्मक वातावरण आसपास में। और इसका बहुत ही बड़ा पोर्शन रहता है। इस चीज को आपने अगर एग्री नहीं करनी है, आप नहीं करते तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि संगति का प्रभाव पड़ता है। कंपनी यही तो होता है। और मारवाड़ी में कोई काले गोरिया रंग नहीं लेता, लक्कड़ तो ले सबसे बड़ी चीज है। तो इस चीज को हमें एग्री करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और आपने संगति के बारे में बता दिया। फिर आप अपना जो शेड्यूल है, कोई मैं दिन में इतना घंटा पढ़ता था मोस्टली, दिन का तो मेरा कोई शेड्यूल था ही नहीं। दिन के अंदर मैं दिन भर सोता रहता था, दिन भर सोता था। हाँ, क्योंकि सब लोग आते मुझे देखते कि वो कहीं हुई इन्हें तो नंबर आ गई हो, मतलब सो ऑफ नहीं करता। दिन भर मैं सोता रहता था, कोई आता बिस्तर ओढ़ के। नाइट के अंदर 9 बजे तक खाना आना, कभी बनाते कभी तो खाना 2-2 बजे रात को बनता था। सही बात। लेकिन मोस्टली 9 बजे तक खाना बना देते थे हम। खाना बना के 9-10 बजे तक मेरे साथी थे वो सो जाते थे। तो फिर मैं उठता, पढ़ाई करता रात को 4 बजे तक। वो सब सो जाते, मैं फिर पढ़ाई करता 9 से लगा करके 4 बजे। हाँ, फिर वो उठते जब मैं फिर वापस बिस्तर ओढ़ के सो जाता। मेरा यही मतलब लगभग 3-4 घंटे तैयारी हो जाती थी। और डेडिकेशन होना चाहिए। मुझे तो मेरे मन के अंदर विश्वास हो गया था जब CTET क्लियर हुआ, पूरा कॉन्फिडेंस हो गया था। और प्लस जो देख रहा था मैं मॉडल पेपर मैंने मिला ही नहीं, लेकिन मैं जब देखता था ना पेपर और ये सब देखता था किताबें, तो मुझे लगता था कि 120 नंबर तो आ ही जाएंगे मेरे। सही बात। जब तक इतना विश्वास था मुझे। और आप अपने बिलीव पर खरे उतरे, है ना? हाँ, मुझे 119 नंबर आ गए। चलिए बिल्कुल। यानी कि कुल मिलाकर के सबसे बड़ी चीज है, किसी भी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं पर्टिकुलर, उसमें आपका फैद होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा सबसे बड़ी बात है, क्योंकि श्रद्धा जनित भक्ति है। तो इसमें आपने वो है कि भाई आप पढ़ने का थोड़ा सा जो टाइम टेबल बताया, अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो बहुत ही अजीब वो गरीब लग रहा है मुझे ऐसा। हालांकि वो सबका अपना अलग अपना नजरिया होता है, नजरिया अलग अलग है, क्योंकि वो कहने के देखने का सबका अलग अलग तरीका होता है। आपका पढ़ने का अलग अलग तरीका है, तो आपने बताया अपने अकॉर्डिंग। हाँ होता है ऐसा। जब मैं स्कूलिंग कर रहा था उस समय मैंने भी इसको फॉलो किया था 2-3 महीने तक। आपका जो टाइम टेबल एक्चुअली हॉस्टल के अंतर्गत मैं गया था, तो उस समय वहाँ की हॉस्टल की कंडीशन क्या रहती है, स्पेशली हम बात करें तो सरकारी हॉस्टल के अंदर, तो हाँ मतलब वो दिन भर सेल पेल होती रहती है। वो वहाँ नॉइस वगैरह उनकी प्रॉब्लम रहती है।
तो उसमें मैंने भी इस आपका जो आपने बताया शेड्यूल को फॉलो किया था, बिल्कुल शांत वातावरण रहता है। लेकिन ये कोई लॉजिक या यूं कह दो कि कोई प्रेशराइज नहीं है भाई ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं। अब स्ट्रेटजी बताइए जस्ट, सही बात है। अब कोई लोग कहते हैं सुबह 4 बजे उठ कर पढ़ो, कोई कहते हैं दिन को पढ़ो, कोई कहता है शाम के समय पढ़ो, वो अपना अपना सब नजरिया है। दो मोस्टली लोग होते हैं कि एक तो देर नाइट तक पढ़ते हैं और एक वो होते हैं जो सुबह वाले, जैसे मैं मेरी बात बताऊं तो मैं मोस्ट ऑफ केस में वो मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग उठता हूँ और उस दरमियान में पढ़ाई करता हूँ, तो अपना अलग अलग होता है। क्योंकि फिर मेरा अगर मैं बात करूँ तो 11-12 बजे के बाद में थोड़ा सा वो बबलिंग होने लग जाता है। हाँ, मतलब दिमाग नींद तो आती है, इंसान को नींद लेना तो जरूरी है, सबसे बड़ी चीज। और स्पेशली अगर हम बात करें तो नाइट नींद सोने के हिसाब से अगर आपका कम जैसे कि सर के डिस्टर्बेंस वगैरह उस हिसाब से इन्होंने वो नाइट को ज्यादा प्रेफर दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा एक दोस्त था दिलीप कुमार, मतलब मेवानगर का है जी, वो मतलब स्कूलिंग मेरे साथ में हुई उनकी जी। तो वो बंदा था कि उनको देखते थे, मतलब वो डेली स्कूल में साथ पढ़े जी। अब रिजल्ट आता वो टॉपर, हम पीछे, वो दिन भर घूमता, क्रिकेट खेलता, नींद लेता, कैसे पढ़ता? सही। अब देखा यार वो बंदा पढ़ता ही नहीं है, स्कूल के अंदर टॉपर, ऐसा वो कैसे? और मतलब वो दिन भर खेल रहा है क्रिकेट, होता है ऐसे। और तो देखा उनको है क्या, तो हमने भी अब ऐसा तो है नहीं डेली सो जाते जल्दी, एक दो बार देखा रात को उठे पानी पेशाब करने रात को उठते, देखा यार बंदा लाइट लगी है, देखा अंदर उफड़ रहा है। अच्छा, मैंने देखा राज तो कुछ और है, अलग है, लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता, बाकी यही था। तो फिर वहाँ देखा तो वातावरण हमारा भी अच्छा था, दिन भर आना जाना। तो फिर क्योंकि मेरे साथ में 3-4 बंदे बहुत भीड़ वाले तैयारी कर रहे थे वहाँ, तो फिर आना जाना, तो फिर मैंने सोचा कि रात को तैयारी करते। सही बात। अब दिन नहीं तो रात ही हुआ अपना। हाँ, बस वही है। नींद तो जो दिन को लेते हैं वो रात को भी ले सकते हैं, रात को लेते हैं वो दिन को भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं नींद का। तो नींद का कुछ नहीं। हाँ, नींद ऑप्टिमल 6-7 घंटा ऐसा। हाँ, वो मतलब साइंस के अकॉर्डिंग भाई नींद लेनी है तो हाँ, वो अपने को पूरी कर लेते थे। यही बात एक्चुअली ये रहते हैं कि आदमी कोई भी हो, जीव जंतु हो, उसको टाइमिंग है ना जिस अकॉर्डिंग वो अपना वो डाल देता है, डर जाता है क्योंकि परिस्थितियों का अनुकूल होती नहीं, उसे बनानी भी पड़ती है। हाँ भाई, अपन कहीं भी जाते हैं तो पहली बार कहीं भी जाते हैं तो अपन को अजीब लगता है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ऐसा लगता है जैसे सालों से यहीं रह रहे हैं। वही होता है। तो मैं जब फर्स्ट में वहाँ कॉलेज में गया तो मैंने बताया कि कॉलेज में काफी हद तक डिसिप्लिन था, LMDT बहुत अच्छा खासा था, और उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा मतलब एक बर्डन टाइप फील हो रहा था। और जब हम आए रिलीव होकर जब आ रहे थे उस समय आंखों से पानी आ गए, कहने मतलब है कि किसी से कुछ लगाव हो जाता है। डेडिकेशन एक ऐसी चीज होती है कि लगाव, और अपना शेड्यूल भी कुछ ऐसे ही है। आप 7 डेज, उसके दरमियान आप 14 डेज और 21 डेज है, आप एक शेड्यूल को फॉलो कीजिए और उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, रेगुलरिटी का आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। तो सर आपने इन तमाम जानकारी को संस्कृत के लिए और हिंदी आपने जैसे बताया कि आप आदर्श से पढ़ रहे थे, इतना कुछ नहीं, और मैथ आपका चूंकि सब्जेक्ट है ही, मनोविज्ञान है वो एक पिंडी पाठक हल्का सा उसका सहारा लिया था, हालांकि आपने लक्ष्य पर ज्यादा फोकस दिया, पर्यावरण भी लक्ष्य एक बेस बनाया। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा आप अपना जो ऑडियंस है रीट की तैयारी करें उनको है आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि अभी रीट सरकार की क्या मंशा है ये तो है, पता है नहीं जी। अब सितंबर के अंदर होगी कि नहीं होगी जी, लेकिन अपन को टाइम मिला है, फुल टाइम पड़ा है। अब लॉकडाउन 2 साल हो गए, लगभग 2 साल होने को है, अपन पास फुल टाइम ही है भाई। अपन जिसकी भी डिग्री थी उनकी कंप्लीट हो गई, जिसकी नहीं हो रही अब हो जाएगी, तो अब उनके पास फुल टाइम पड़ा है। तो उनको करना क्या है, यही तो करना है, तैयारी करनी है। किताबें है, अब ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास किताबें है नहीं। अब जो भी कोई सिक्वाल से पढ़ता है, कोई लक्ष्य से पढ़ता है, अब वो अपना अपना नजरिया होता है, कोई राय से पढ़ता है, और कोई ऑथेंटिक किताबें जैसे आती हैं वो खुद की किताब आती हैं, किसकी, वो STC वाली, उसके अंदर भी पढ़ता है वो बंदा। वो पढ़े, किसी से भी पढ़े, लेकिन उसका डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे तो ये पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे अब वो समर्पित नहीं है, वो बरसाती फसल हो जाए, अब बरसात होगी तो फसल हो जाएगी, अब बरसात नहीं हुई तो बस फसल की राख हो जाएगी। अब ऐसा बनना है नहीं, ये बात है। जैसा कि सर ने बताया कि सबसे बड़ी चीज है डेडिकेशन, समर्पण भाव होना बहुत जरूरी है। किसी भी वैकेंसी को लेकर के समर्पण भाव नहीं होता है तब उसमें है वो वाली चीज नहीं रहती है। आप कोई भी तैयारी करो, बिल्कुल सर आपने बिल्कुल सही बताया कि भाई आप तैयारी करें। अभी आपने को टाइम मिला है इस कोरोना के काल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा 2 साल हो गए, और ये तो एक अब तो बहाना होगा सर। हाँ बिल्कुल सही, क्या भाई मुझे तैयारी का मौका नहीं मिला, 2 साल हो गए, जस्ट बहाना है। अब अगर कोई तैयारी को लेकर के कोई अगर इधर उधर या इधर अगर मगर कर रहा है तो जस्ट
एक्सक्यूजेज लगा रहे हैं, उसमें कोई सत्यता का मतलब संभावना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही। तो यही है सर कह रहे हैं कि मतलब एक तो रेगुलेटरी तो रखनी है अपने को, और उसके अलावा कंटेंट है। एक आपका मतलब ये किताबों को लेकर के क्या ओपिनियन है, भाई मोर देन किताबों को ज्यादा एग्जॉस्टिव वे में पढ़ना चाहिए या छोटे कम किताबों को क्यों लेना चाहिए? अब टाइम पर डिपेंड करता है। हाँ ये बात। अगर आपके पास जैसे मुझे तो 97 डेज मिले, अब मैं सिखवा लाऊं, राय लाऊं, वो लाऊं, तो फिर तो मेरा खुद का दिमाग कंफ्यूज। तो मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। सही है। एक दोस्त था राजेश पवार, उनके साथ में मैंने कहा यार मेहनत की भी किताबें खरीदी नहीं। उसने कहा किताबें थी लेकिन वो अपनी अपनी तैयारी के लिए सब लेके गए, तो मेहनत खरीदी नहीं। ओके, उन्होंने बोला कि चलो हम चलते हैं जल्दी गेट। वहाँ गए, 2 किताबें खरीद ली। एक तो थी लैंग्वेज की और एक दूसरी आती है वो पूरे लेके आ गए। फिर टाइम टेबल वही था 2-3 घंटे रेगुलर पढ़ना, और तो कुछ था नहीं। जी। मतलब मैन प्रेफरेंस मैंने एक किताब भी दिया, एक किताब लक्ष्य को, और वो भी, और पेपर देख के आया, फिर मिलाया मैंने, हूबहू सवाल थे, आधे से ज्यादा तो हूबहू सवाल थे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा उस समय मैटर है वो, बिल्कुल है। बट आप अगर ऐसा चाहे तो मोर देन 1-2 किताब पढ़ सकते हैं। आपके पास नहीं, अभी तो टाइम है आपके पास, वैकेंसी का आता पता नहीं अभी तो। सही बात है। कोई फॉर्म भर दिए लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है कि कब होगी। कंफ्यूजिंग में चल रही है। जब तक आप आराम से देख सकते हो, फिर आपको अपना आप बेटर लग जाएगी कि मेरे लिए ये बेटर किताब है। तो ऑनलाइन वाला भी बहुत है, है ना? अब पढ़ सकते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज लो। सही। इवन आप इंग्लिश की अगर तैयारी करना चाह रहे तो जैसे कि मैं रेगुलर क्लासेस ले ही रहा हूँ, हिंदी की भी रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ, और बाकी तो सब जगह ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह हर जगह अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम फीस है, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि सीखने वाला होना चाहिए। ललक बहुत ही जरूरी है। अगर सीखने की इच्छा ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, तो फिर तो भले आप कुछ भी कर दो, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। सही। तो सर आपने बहुत ही अच्छा किया, और अपने ऑडियंस को इससे आपने परिचित कराया, और इनको भी इस चीज़ को लेकर मोटिवेशन मिलेगा कि भाई उन्होंने कैसे तैयारी की, इससे कुछ सीखेंगे। और अपना टाइम टेबल है, अपना विषय वस्तु है, इनको आपने साझा किया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और मैं स्पेशली आपको धन्यवाद दूंगा, आपने अपना बिजी शेड्यूल निकाल करके एक स्कूलिंग का टाइमिंग के दरमियान आने का प्रयास किया। धन्यवाद सर। जी सर, एक बात एक और है जी, आप जब भी कहीं पेपर देने जाए ना जी, जैसे भी पेपर है कहीं देने जा रहे हो जी, तो मतलब जैसे कहीं भी सेंटर आया आपका, तो सेंटर के अंदर वहाँ अपना केंद्र जहाँ भी आया है अपना एग्जाम, तो वहाँ 2-3 घंटे पहले पहुँचे। 2-3 घंटा? हाँ, ये क्योंकि मतलब अब जल्दी के अंदर जाएंगे हड़बड़ाहट होती है, ये सबसे बड़ी हर किसी के मन के। भले आप रीट का एग्जाम देना जाए, रेलवे का देना जाए, बैंक का देना जाए, कहीं भी देने जाए, वो एग्जाम सेंटर है वहाँ 2-3 घंटे पहले पहुंचे तो अपना प्रेशर बिल्कुल रिलैक्स। और मतलब दोस्त इधर उधर मिलते ही रहते हैं, कहीं से कहीं दोस्त और दोस्ती बन जाती है वहाँ आते हैं तो मतलब प्रेशर हल्का हो जाता है। इन्होंने जो अंतिम बात बोली बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली बोली, जो मेरे पर स्पेशली फॉलो होती है। मैं बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली क्या करता था और करता भी हूँ अभी भी, और अब मैं आपने बात बताई इस चीज़ को मैं आत्मसात करूंगा कि एक्चुअली टाइमिंग का है ना, मैं ये सोचता था टाइमिंग पड़ा अभी तक 1-2 घंटा पड़ा, और आफ्टर ऑल है वो हड़बड़ाहट, खुदा न खास्ता कभी कभार ट्रैफिक हो गया तो क्या। हाँ सही बात। और मतलब आजकल तो इतना सिस्टम हो गया, मतलब आधार कार्ड वो लेके आओ, वो लेके आओ, वो लेके आओ, और मतलब कहीं भूल जाते हैं, गलती से कहीं भूल भी गए, अब वापिस जाना आना, तो मतलब वहाँ जाते ही अपन सब देख लेते हैं चीज़ें, क्योंकि वहाँ लिखा होता है भाई ये चीज़ें अपने पास होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, वो सब देख लेते हैं, सब कर लेते हैं। फिर पेपर वहाँ गए अंदर एग्जाम हॉल के अंदर, अब एग्जाम हॉल के जैसे पेपर आया, अब ऐसा तो है नहीं कि सीधे जाते ही सबसे पहले तो OMR सीट एकदम सही भरनी है। इसके बाद में ऐसा होता है कई बार ऐसा अपना होता है कि क्वेश्चन तो वहाँ सही लगाते हैं निशान तो कि भाई एकदम सही है, लेकिन वहाँ भरने के अंदर गलती हो जाती है। सबसे बड़ी भूल ये होती है मोस्ट ऑफ लोगों के साथ में। सर ये प्रॉब्लम आपने जो साझा की होती है, बिल्कुल होती है। इवन आई थिंक मैं यूँ कह रहा हूँ कि जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लग भी गए उनके साथ में जिंदगी में 1-2 बार ये घटना घटी। अरे मेरे साथ घटी सर, मेरे 125 नंबर आ रहे थे, बिल्कुल, लेकिन ये माइनर मिस्टेक। संस्कृत के अंदर मेरी 30 में से 30 नंबर थे, लेकिन 2 सवाल मैंने, अब क्या पता उस समय ध्यान रहा नहीं जी, और मैंने पूरे सही करके आया। बाहर आके देखा जब की मिलाई और वो देखा तो 28 ही सही हो रहे हैं, क्योंकि मेरी खुद की गलती वजह से बढ़ना था ब था, बढ़ दिया अ।
बहुत अच्छी बात बाकी है। 30 में से 30 संस्कृत में थे मेरे। देखियो, संस्कृत में 30 में से 30 यानी कि लैंग्वेज आया नहीं, लेकिन 2 नंबर कट गए कि मेरी खुद की गलती की वजह से। हाँ, बाकी 28 नंबर आए। अब ये 28 आए या 30 में से 30 आपने पूरे उस समय किए, लेकिन ये माइनर भूल हो गई, हाँ। मिस्टेक हो गई, यानी कि क्योंकि वो थोड़ा सा टक हो जाता है वो, तो फिर तो गया वो। गया हो तो उसमें तो क्योंकि वो सह करती मशीन सह करती है, मशीन। बाकी तो फिर भी कुछ समझ बने उसमें तो कुछ है नहीं। हाँ, तो यही है भाई आंसर की बढ़ने का, ये भी हम प्री प्लान पहले से बता दी, बहुत बढ़िया किया सर आपने कि भाई जो अभी कोई नए है जैसे कि एसटीसी में जो बिगिनर है या यूं कि दो की फर्स्ट बार जो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनको इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जो वेटरन है, एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, उनको तो ज्यादा इतना कुछ नहीं, उनको पता है क्या। हाँ, उनका सही बात है। फिर भी अगर ऐसी कोई बार बार भूल करते आ रहे हैं तो इसमें तो फिर उस बंदे को ही थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। मतलब दो अब अपन को पता है 150 के अंदर 150 लाने वैसे ही पॉसिबल है नहीं। सही है। तो अपन को मेरिट का पता है भाई 80, हाँ 85, 80, 85, 20 में रहेगी मेरिट। तो उसको टारगेट लेके चले अपन, मतलब कि भाई अपन के अंदर 150 के अंदर से 120, 25 तक समथिंग जाना है, तो अपन आराम से सवाल। अब 150 के अंदर 150 करना है तो फिर तो हड़बड़ाहट होगी, क्यों, टाइम ही इतना ही होता है। और आप 150 में से 150 करे तो भी पहले वो इजी करे जो आपको इजी लगे। हाँ, इजी सबसे बड़ी याद चीज ऐसा नहीं है वो 10 बारी में हम करते थे, क्या करते थे पहले क्वेश्चन से शुरू होते थे, हमें पता ही नहीं पहला क्वेश्चन क्या है, लेकिन फिर भी ऐसे स्टूडेंट बोलते थे, अपने साथी बोलते थे कि सीक्वेंस में करना करम भाई, ऐसा कुछ क्यों, अपन पता ही नहीं था उस समय, तो अपन को पता ही नहीं था, अपने को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं। इवन मैं मेरा खुद का बोलूं तो भी वो सीक्वेंस वाला मैटर था, पता ही नहीं था उस समय, तो अपन को करम भाई करना पहला, दूसरा ऐसे करते थे। फिर बाद में बाहर में जाते जाते पता चला कि पहले सबसे पहले जो आता है वही करो, कर सकते हैं, जो आता है वो करो। तो टीचर बताते हैं आपको जो आए वो पहले करो, तो फिर उस समय हमें समझ पड़ा, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो मार्कशीट आप रैंडमली भर ही नहीं सकते, उसमें तो आप सीक्वेंस में भरेंगे ऑटोमेटिक, लेकिन आपको करना है वही है जो आपको आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाला इस चीज को सबसे बड़ी अपने को ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कि 150 क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसमें एक पोर्शन को पहले कीजिए। हाँ, वो जो सब्जेक्ट जैसे अपन का सब्जेक्ट है, जैसे मुझे सही को बढ़िया तरीके से आ रही है, और पेपर के अंदर भी जो मुझे आते हैं वो आगे, तो आराम से आप करो। ऐसा नहीं होता है कि भाई मुझे आ ही नहीं रहा है, वो पेपर लिया तो दिमाग पहले खराब हो जाएगा अपना। एक गलती ये भी होती है कि क्या करते हैं कि जो कैंडिडेट होते हैं वो पहले सॉल्व करने में लगे हुए, फिर समस्या ये रहती है कि उनको ओएमआर शीट भरने की टाइम नहीं रहती। हाँ, फिर वो और नहीं, एक भी गोला सूख गया तो मतलब पूरा गलत ही होगा, पूरा गलत होगा। उस समय एक चीज मैंने देखा है, मैंने खुद ने देखा है, मैंने एक एग्जाम ऐसा दिया था, याद नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या कि टाइमिंग मेरे पास में कम था एक पोर्शन को लेकर के, और वो मैथ सब्जेक्ट था। अब मैथ सब्जेक्ट के अंदर आप कम टाइमिंग में है, वो टिप्पे भी तो नहीं लगा सकते, टिप्पे तो दूसरे में तो फिर भी अकड़ पकड़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहती है, क्योंकि न्यूमेरिकल होते हैं तो वहां समस्या आती है। तो इसलिए आप टाइमिंग का तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, और जो ये मैथ वगैरह ऐसे जो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है इनको पहले से इनके लिए टाइमिंग रिजर्व कर देनी है, भाई मुझे लैंग्वेज में वो टाइमिंग कम लगानी है, और क्योंकि ये इजी रहती है साइकोलॉजी और मैथ को लेकर के, क्योंकि पिछली बार रीट 18 के अंतर्गत जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी सी एग्जॉस्टिव गेम आई थी, थोड़ी डिस्क्रिप्टिव, मतलब वो सीटेट लेवल था, सीटेट के बेसिस पर आई थी, है ना। तो फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव थोड़ी सी पिछले वैकेंसी को देखे तो 18 का पेपर। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात ये है सर कि अपना दिमाग भी वहाँ चलना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये सही है। अब अपन को पता है जैसे सीटेट के अंदर सीधे सवाल आते हैं, जैसे राजस्थान से जाते हैं गुजरात, तो बीच में कौन सा वो आता है क्या, मतलब एयरपोर्ट, तो अपना थोड़ा बहुत तो मैप के अंदर भी अपना थोड़ा ध्यान होना चाहिए, भाई यहाँ से निकलते हैं तो उदयपुर आता है, वो डब्बो का एयरपोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट है, महाराणा प्रताप। हाँ, महाराणा प्रताप। तो मतलब फिर सीधा जाते हैं मतलब गुजरात, तो अपन को ये भी पता होना चाहिए, सही है, मतलब मैप आगे रखते हैं तो मतलब वो थोड़ा बहुत दिमाग के अंदर होता ही होता है, नॉलेज होता है। तो वो तो ही भाई, अगर अपने किसी भी पर्टिकुलर वैकेंसी की तैयारी करने, हालांकि देखो अपने यहाँ पर सर एक्चुअली मैंने देखा है एक यूं के तो एनवायरनमेंट में आसपास लोगों को देखा है, तो उसमें ये रहता है कि क्या है एग्जाम दे देते हैं, देखिए ये सबसे ये टीचर लाइन में बिल्कुल छड़ने वाला है। अगर आप ये जो कांस्टेबल नहीं अपन बन भी गए तो भी अगर वहाँ क्लास के अंदर जाएगी वो संतुष्टि नहीं मिलेगी अपन को। बट सर इस चीज को अगर एक बार हम दरकिनार कर भी देंगे, एक बार बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बनना भी मुश्किल है, अब बनना भी डंडा काम है। सही, क्योंकि अब वैकेंसी जैसे भी मैं था उस समय 15,000 वैकेंसी थी, और STC वालों को आई थी लगभग 7,000, उसके अंदर भी TSP कट गई तो मतलब 6,000 थी जी। और उसके अंदर भी कैटेगरी वाइज हो जाती है, SC ST अलग, OBC अलग, और सब बढ़ रहा है। हाँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और 15-15, 20-20 लाख फॉर्म हो रहे हैं, फिल हो रहे हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं तो हो सकता है आप ज्यादा समझ पाएंगे। जैसे कि आप अपना जो राजस्थान में
एक कोचिंग स्थल जैसे उत्कर्ष है, परिज्ञान वगैरह, ये जो किताब क्लासेज, तो इसमें आपने उत्कर्ष से कोर्स परचेज किया, आप देखेंगे अपने आसपास में कि 90% लोगों ने उत्कर्ष से खरीदा है। हाँ जी, और डेडिकेटेड सीरियस स्टूडेंट होगा वो सब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो बताओ आप उत्कर्ष से पढ़ रहे हैं, वो भी उत्कर्ष से पढ़ रहे हैं, तो आप नया क्या करें? सही बात, कुछ भी नहीं। एक चीज है कि आप नया कर सकते हैं, एक है कि आपका थोड़ा सा अल्टरनेटिव होना चाहिए, कंटेंट एक दो बुक लिखनी चाहिए। पहली बात, पूरी तरीके से मैं तो कहता हूँ किसी पर आपको डिपेंड नहीं होना है। सही बात है, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखो, एक चीज। और दूसरी चीज है कि आपको पढ़ने का वे ऑफ जो वो थोड़ा सा व्यवस्थित होना चाहिए, चीज को समझते हुए। यूं नहीं कि रट रहे हैं कि भाई मनोविज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु रट लिया, प्राचीन मनोविज्ञान अरस्तु, अभी कौन है, इस तरीके से रट, हाँ फैक्चुअल चीजें उनको रट नहीं है, लेकिन जब बात आती है कॉन्सेप्चुअल चीज समझने की, तो वहां पर कॉन्सेप्ट फॉलो। अब कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। अब जैसे साइकोलॉजी के अंदर क्षेत्रवाद का सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल है। अब क्षेत्रवाद तो अपन को पता है कि जैसे अपन मारवाड़ी लैंग्वेज में कहूँ तो कि एरिया में कुत्ता ही शेर वे, तो क्षेत्रवाद मतलब कुर्त लेविन, तो ऑटोमेटिक वो अपने बन गया दिमाग के अंदर क्षेत्रवाद कुर्त लेविन, ये इस तरह से, यानी कि लिंक बना दिए, एक पिक्चर बना दो आप माइंड में, एक दूसरे को जोड़। अब जैसे अब अपन आगे जीके के अंदर एरण अभिलेख, ओरण अपने पहले कैसे छोड़े जाते, मतलब गाँव के अंदर जब ओरण है तो बाबजी होते थे वहाँ ओरण है, तो एरण अभिलेख मतलब सती जब हुई थी ना भानुगुप्त के समय, तो एरण अभिलेख। अब दुर्भिक्ष, इसका मैं कहाँ वर्णन किया, दुर्भिक्ष अकाल और खाने की जब अपन जरूरत होती है तो क्या खाते हैं, सोहग्रा अभिलेख। मतलब दिमाग के अंदर फिट करना होता है, ऑटोमेटिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थीम के साथ में या फिर आप परिस्थितियों से लिंक करते हुए आप याद कर सकते हैं, मतलब सीधा है। सही अपन देखते ही अपने दिमाग के अंदर बैठ जाता है। सही बात। अब बैठाना ही नहीं है, अब गुरु कोई नहीं बन सकता है, दिमाग अपना खुद का चलना चाहिए। बाकी तो गुरु तो अब सब एक स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, कोई 90 लेके आता है और कोई फेल होता है, कोई 30 लेके आता है। मनोविज्ञान में अच्छा कॉन्सेप्ट है कि घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यही बात सबसे बड़ी है कि आप है भले उत्कर्ष से पढ़ो, भले कहीं से भी पढ़ो, पढ़ना अपन खुद को है। आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वो बाहर जाए और वापस वही वो मोबाइल वाला और बातें वगैरह, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। खैर, इन तमाम बातों को आपको खुद को समझना है, और हम अपनी बात को यहीं पर, अपने आज के इंटरव्यू को यहीं पर समापन करते हैं। धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाल कर बात की और इनको अपने ऑडियंस को है वो अपने अनुभवों से रूबरू कराए। धन्यवाद। थैंक्स सर।